के बाद आपका स्वागत है सवाल दर सवाल में। आज हम बात कर रहे हैं 3 महत्वपूर्ण हस्तियों से जो एक साथ बैठे हैं। उन्होंने अपने संस्मरण भी सुनाए और मध्य प्रदेश की पत्रकारिता, और अब चलते हैं सियासत के दौर में। महेश जी, अब सवाल सीधा सीधा है और सीधा सीधा जवाब चाहूँगा। नेता बदले, सरकार बदली, क्या नीति और नीयत भी बदल गई है? देखिए, होता है कि नीति और नीयत का जहाँ तक सवाल है वो 2 बातों से बदलती है। एक तो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति की अपने मन की कामनाएं, उसकी इच्छाएं, उसके कार्य करने की शैली, और दूसरा सामाजिक जागरूकता का दबाव। इस पर नीति और नीयत बदलती है। अगर हम ये देखें कि मध्य प्रदेश में और केंद्र में क्या अंतर रहा। केंद्र में प्रायः वो लोग नेता बने थे, वो लोग प्रधानमंत्री बने, वो लोग मंत्रिमंडल में आए थे जो स्वतंत्रता से प्रायः जुड़े हुए थे। मध्य प्रदेश में कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो जहाँ जो राजवंश थे उन्होंने अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए यहाँ की सत्ता पे कब्जा करने में कोई कमी नहीं की, और इसलिए राजवंशों ने जब यहाँ पे मध्य प्रदेश में पूरा का पूरा कब्जा कर लिया सत्ता पे, उसके बाद उनके लक्ष्य, जैसा कि प्रायः राजवंशों में हुआ करता था, सत्ता में बना रहना प्रायः उनका लक्ष्य हो गया। और नीतियाँ जो बनाई गई वो स्वयं को गौरवान्वित करने या स्वयं का आभा मंडल बढ़ाने या उसमें ज़्यादा उनकी रुचि थी बनिस्बत इसके कि वो आम समाज या आम जनता जो है उससे लाभान्वित। थोड़ा सा नाम लेके खुलासा करें, वो दौर किस घराने की बात कर रहे हैं आप? अब घराने तो यहाँ पे राजवंश के जितने रहे हैं आप, जैसे सिंधिया घराना है, पिछले आपका सिंधिया घराना भी था, आपके अर्जुन सिंह भी थे, आपके दिग्विजय सिंह भी थे, ये सब गोविंद नारायण सिंह भी थे, गोविंद नारायण सिंह भी राजघराने के लोग थे। तो ये सब लोग थे। तो जो राजघराने के लोग थे उन लोगों में प्रमुख बात ये थी कि वो अपनी सत्ता को किस प्रकार बचाए रखें। सत्ता को बचाए रखना राजनीति में एक स्वाभाविक इच्छा होती है, मगर उस स्वाभाविक इच्छा को आप कैसे पूरी करते हैं। आज आपके शिवराज सिंह हैं, समाज से जुड़ गए, लड़कियों के लिए अपना वो कर दिया, मामा बन गए, उनके गरीबों के लिए बहुत काम कर दिए, उनके ब्याह करवा दिए, तीर्थ यात्रा करवा दी, सब करवा। एक ये कार्य होता है जो वास्तव में कहीं पे नीचे तबके के लोग, असमर्थ लोगों को सहायता करने का होता है। दूसरा कार्य ये है कि हम गरीबों के मसीहा कहलाएं, मगर उसके पीछे हमारे लक्ष्य राजनीति को, कभी कभी ऐसे लक्ष्यों से भी आपको लाभ मिल जाता है। जैसे तेंदुपत्ता का जो राष्ट्रीयकरण हुआ है उसके पीछे लक्ष्य राजनीति का था, किंतु उससे लाभान्वित हो गए वहाँ के आदिवासी। ये संयोग होता है। दूसरे अनेक प्रकार के इस प्रकार के निर्णय हैं जिनका कि समाज में सीधा सीधा उतना प्रभाव नहीं पड़ा जो कि पड़ना चाहिए था। और तीसरी बात क्या है कि समाज को चाहे वो शिवराज सिंह बांटते हों, चाहे वो अर्जुन सिंह बांटते हों या दिग्विजय सिंह बांटते हों, अंततः बांट करके अपनी राजनीतिक स्थिति को श्रेष्ठ बनाना ये समाज को कमजोर करने वाली बात होती है। खुद को श्रेष्ठ बना। सर, नीति और नियत की बात हो रही है, लेकिन अगर पूरे दौर को देखा जाए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को देखेंगे तो कौन क्यों बेहतर है? अब आप देखिए कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बने कैसे या बनाए कैसे गए। एक बड़ा टर्निंग पॉइंट मध्य प्रदेश में आया जब राज्य बना, और 2 महीने बाद उस राज्य की जो परिकल्पना जिसने की थी कि वो क्यों मध्य प्रदेश चाहते हैं, कैसा मध्य प्रदेश चाहते हैं, पंडित रविशंकर शुक्ला का निधन हो गया। डॉक्यूमेंट्स में लिखित तौर पर दस्तावेजीकरण के रूप में ऐसा कहीं नहीं था कि उनकी परिकल्पना नए मध्य प्रदेश को लेकर क्या थी। सिर्फ ये थी कि एक ऐसा बड़ा हिंदी प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश की तरह, जहाँ के नेतृत्व का राष्ट्रीय राजनीति में सेव हो। उनके निधन के बाद जितने मुख्यमंत्री बने, मध्य प्रदेश के हित या मध्य प्रदेश का विकास उसके पीछे कहीं नहीं था। इसमें एक बात मैं कहना चाहूँगा सर, मध्य प्रदेश का जो निर्माण हुआ, जब ये पुनर्गठन आयोग बना, असल में हुआ क्या था कि दक्षिण भारत में एक बड़े नेता की मृत्यु हो गई, उसके बाद शुरू हुआ, और उसके बाद मध्य प्रदेश का कोई माने ठोर ठिकानेदार आदमी था नहीं जो उसके ठिकानों को देखे। तो इवन जवाहरलाल नेहरू ने जब ये बन गया मध्य प्रदेश पूरा बचे हुए हिस्से से बना हुआ, सबने अपने अपने आग्रह से, अपने अपने महाराष्ट्र वालों ने, अपना आंध्र वालों ने अपना अपने तरीके से ले लिए। मध्य प्रदेश का कोई ठिकाना नहीं था, जो चीज़ बची थी वो कुल मिला के मध्य प्रदेश बन गया। और जब ये नक्शा नेहरू के सामने पहुंचा था तो नेहरू ने ये कहा कि भाई ये ऊंट जैसा प्रदेश तुमने कैसा बना दिया, इसमें प्रशासन कैसा होगा, इसमें क्या होगा। मगर मजबूरी ये थी कि जो बचा क्षेत्र था वो मध्य प्रदेश बन गया। लेकिन सर, आप मुख्यमंत्रियों की बात कर रहे हैं, बना हो। मेरा कहना है कि उसके बाद अब देखिए काटजू को क्यों लाया गया? उनका मध्य प्रदेश से कोई ताल्लुक नहीं था।
सिर्फ सिवाय इसके को जावरा के जावरा पैदा हुए थे, ठीक है, उनकी और नेहरू जी उनको मानते थे। और वो आए यहाँ पर 5 साल, अर्जुन जी चुनाव भी हारे थे सर। 5 साल में हारे ना। उस 5 साल में जो बड़ी समस्या थी मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश के आगे बढ़ने की, मध्य प्रदेश की पहचान बनने की, उसके विकास की, वो थी अलग अलग घटकों में एक भावनात्मक एकीकरण। वो भावनात्मक एकीकरण का काम वहाँ भी शुरू हो ही नहीं पाया। वो काजू चले गए, काजू चुनाव हार गए कांग्रेस की अपनी राजनीति के कारण। एंटी नेहरू गुट मध्य प्रदेश की राजनीति में हावी हो गया। मूलचंद लहरा या तखतमल जैन तमाम, वो इतना हावी हो गया कि नेहरू के कैंडिडेट काजू को चुनाव में हरवा दिया। लिहाजा जिस डीपी मिश्रा को 12 साल तक नेहरू कांग्रेस से बाहर रखे हुए थे, उनको बुलाकर मुख्यमंत्री बनाया गया। लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था कि आप ये जो पूरा गुट बना हुआ तखतमल देशलहरा का, इनका सफाया करिए। मध्य प्रदेश का हित विकास करना है, वो नहीं था। डीपी मिश्रा के बाद संवित सरकार बनी, गोविंद नारायण सिंह उसके मुख्यमंत्री बने, और उस संवित का एकमात्र लक्ष्य क्या था? राजमाता और गोविंद नारायण सिंह अपने अपने कारणों से डीपी मिश्रा से नाराज थे, और उनको केवल डीपी मिश्रा को अपदस्थ करना था, उसके अलावा कोई लक्ष्य नहीं था। संवित उसमें कामयाब रही। उसके बाद छोटा सा दौर आया जब श्यामाचरण मुख्यमंत्री बने, और मैं श्यामाचरण को द बेस्ट चीफ मिनिस्टर मानता हूं कि यदि आप देखेंगे कि तमाम राजनीतिक आग्रहों और राजनीतिक दबावों के बावजूद उन्होंने अपने छोटे कार्यकाल में जिसको डेवलपमेंट की बात कहते हैं, मध्य प्रदेश दूसरे प्रदेशों की तुलना में क्या आगे जा रहा है या वाकई में पिछड़ रहा है? मध्य प्रदेश के साथ केंद्र सरकार का व्यवहार हमेशा उपेक्षा का रहा है, सौतेला रहा है। जैसे रेल भी यहाँ इसलिए कि वो धरती के ऊपर से निकलना थी, अन्यथा वो ऊपर से यदि जाती होती तो रेल की लाइन नहीं मिलती यहाँ। तो ये तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है ना सर? नहीं, इसलिए मध्य प्रदेश की जो लीडरशिप है, ये कभी वहाँ की बात मनवा नहीं पाई। दिल्ली में से कुछ था ही नहीं। हाँ, इस मुद्दे पे मैं आ रहा हूँ सर। जो बुनियादी बात थी रविशंकर शुक्ला की, यही थी कि जैसे गोविंद वल्लभ पंत जब राज्यों का बंटवारा हुआ, नया पुनर्गठन हुआ, तो उन्होंने कह दिया कि यूपी का 1 इंच जमीन मैं नहीं दूंगा, और नेहरू भी उसकी बात को नहीं काट सके। तो रविशंकर शुक्ला चाहते थे कि मध्य प्रदेश एक ऐसा हिंदी राज्य के रूप में बने, एक बड़ा राज्य हो जहां बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो और ऐसे नेता हों जिनका दिल्ली में दबाव हो। उनको मालूम था कि जिस राज्य के नेतृत्व का दिल्ली में से नहीं होगा, उस राज्य का विकास नहीं हो सकता। सर आप कुछ बोल रहे थे, नीति नियत और अब राजनीतिक इच्छा शक्ति आ रही है, और केंद्र में दखल या दबाव क्यों नहीं बन पाता है? नीति और नियत का तो महेश जी ने खुलासा कर दिया। राजनीतिक इच्छा शक्ति राजनीति में राज तो है, नीति नहीं है। कुछ मजबूरियां होती है कि हमें जनता के बीच में जाके कुछ कहना है, लोक लोहावन, इसलिए उसे नीति का जामा पहना दिया जाता है। उद्देश्य उसका सिर्फ ये होता है हमारा एक वोट बैंक बने। नियत ये होती है कि हम टिके रहें, और टिके रहने के लिए अब जो दुर्भाग्यपूर्ण अवसर है, जो समय है, वो ये है कि अब उसके लिए बहुत सारा पैसा हमको इन्वेस्ट करना पड़ता है चुनाव में, राजनीति में। सर और केंद्र में जो दखल होना चाहिए, जो बात गिरजा शंकर जी कह रहे हैं, जो आप भी कह रहे हैं कि नीति और नियत, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है क्या? 10 साल के दिग्विजय सिंह थे, 11 साल के शिवराज जी हो चुके हैं, केंद्र में दबाव क्यों नहीं बना पाते और उसको उसका हक क्यों नहीं मिलता? देखिए, जहाँ तक दिग्विजय सिंह जी का सवाल है, जो भी मुख्यमंत्री तथाकथित हाईकमान की कृपा पर निर्भर रहेगा, वो अपनी बात को कभी नहीं कह पाएगा और वो कर नहीं पाएगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि कई स्तरों पे कुछ काम अभी जैसे शिवराज सिंह ने जो किए हैं, शैलेजा जी के ज़माने में एक बहुत अच्छी मुझे जो योजना लगी थी वो ये थी कि उन्होंने ग्रामीण सचिवालय बनाने की एक कल्पना की थी, जिसमें गांव वालों को जगह जगह नहीं जाना पड़ेगा। वो है दुर्भाग्य रहा कि बाद में उनकी ही पार्टी की सरकार आई, मगर उसको लागू कभी किया नहीं जा सका। लेकिन सर बाद में कांग्रेस कार्यालय में आपकी सरकार आपके द्वार पहुंची थी। तो नहीं, ये बहुत ही बात कही है ना कि आप देखेंगे कि बहुत सारे मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने स्तर पर जो योजनाएं शुरू की वो उन्हीं की पार्टी के दूसरे मुख्यमंत्री ने आगे नहीं बढ़ाया। आपकी सरकार आपके द्वार आई थी, ऐसी भी तो योजनाएं आई हैं सर। वो राज्य के जमाने में आई थी, आपकी सरकार आपके द्वार, मगर वही हुआ ना कि उसका भी वही हर्ष, उनकी अपनी पार्टी के नेताओं ने ही आगे नहीं बढ़ाया। वो सब उन्होंने नहीं करने दिया। वो एक ही पार्टी का जब दूसरा नेता मुख्यमंत्री बनता है तो वो अपने पूर्व मुख्यमंत्री के सारे कार्यकलापों को एक तरफ रख देता है। सर आप तीनों लोग, अब सवाल ये है कि किस प्रकार से उसमें, एक बात आपने बहुत अच्छी कही थी गिरजा शंकर जी ने, कि इस प्रदेश में भावनात्मक एकरूपता नहीं रही।
मैं इसलिए नहीं कि मैंने मध्य प्रदेश गान लिखा है, कई बार मेरी चर्चा भी हुई। शिवराज सिंह के मन में एक बात जरूर रही कि आज बुंदेलखंड वाला कहता हम बुंदेलखंडी हैं, हम भोपाली हैं, हम मालवी हैं, हम यहाँ के, तो इस सब को एकीकरण के लिए उन्होंने प्रयत्न किए और उसी प्रयत्न में मध्य प्रदेश गान की रचना भी की गई। तो ये हमारे सोच की एक बात है कि जिसको हम करना चाहते हैं। दूसरी बात ये, शिवराज, आप कहते हैं कि शिवराज सिंह ने उतना दबाव केंद्र में क्यों नहीं डाला, इसके दो कारण थे। एक तो पहले चूंकि दूसरी सरकार थी, मनमोहन सरकार थी, इसलिए वो सुनती नहीं थी। और अब आज जो स्थिति है, एक ऐसा आभा मंडल हमारे प्रधानमंत्री का है, वहां बोल नहीं पाते हैं, जिसके आगे उसमें कोई मध्य प्रदेश की बात नहीं, कोई बोल नहीं पाता है। कोई भी वहां पे अपनी बात, माने मध्य प्रदेश को तब भी नुकसान हो रहा था जब मनमोहन सिंह की 10 साल की सरकार थी, और अब मोदी जैसे नेता बीजेपी का अपना है, तब भी फायदा नहीं मिल रहा है। ऊपर के मौन का नुकसान था, आज प्रांतीय लेवल के मौन का नुकसान है। सर 11 साल के शिवराज को और 10 साल के दिग्विजय सिंह को किस तौर पे देखना चाहेंगे? छोटी छोटी सी टिप्पणी सर। एक जरूर देखना चाहिए कि जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, उसमें ज़्यादातर एनडीए की सरकार थी। उस समय की नीतियां जिस तरह की थी, मतलब जो एक नीति बना लेते हैं कि हमको उस राज्यों को किस तरह से मदद देना है, पैसा देना है, उस समय की नीतियां ऐसी थी कि मध्य प्रदेश को बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिल रहा था, ये फैक्ट है। बाद की सरकार ने जो बनाई, बहुत सारी चीजें बिना मांगे भी मिलती रही, और जिसका फायदा शिवराज सिंह ने बड़ी चतुराई से उठाया। सारा पैसा दिल्ली का, और जय जयकार शिवराज सिंह, ये उनकी चतुराई थी। और दूसरा दुर्भाग्य ये था कि उस समय कांग्रेस इतनी निष्प्रभ हो गई थी, जिस बुरी तरह हारी थी कांग्रेस, कि वो ये भी नहीं बता पा रही थी ये पैसा तो हमारी दिल्ली की सरकार। सर आपने बताया अभी तक के चीफ मिनिस्टर्स में श्यामाचरण सबसे बेहतर, आपकी नजर में, आपने सखलेजा जी का जिक्र किया, क्या वही नाम है या कुछ और भी है? देखिए, किसी एक व्यक्ति को तो मैं बेहतर नहीं कह सकता कि अलग अलग कारणों से मनुष्य जो है अलग अलग कारणों से अपने अपने समय, परिस्थितियां, काल भी होता है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई बात करते हैं, तो जैसे सखलेजा जी की बात हुई, उनका अपना प्रशासन था, श्यामाचरण जी थे, उनकी अपनी कल्पना थी, सेठी जी थे, वो इतना माने प्रशासनिक दृष्टि से बहुत एक्टिव और बहुत ही अपने वो रहे। तो ये अलग अलग गुण थे, और सबने अपने अपने तरीके से अपने अपने लक्ष्यों को सामने रखते हुए अपनी अपनी कोशिशें की। उनमें मध्य प्रदेश का जितना विकास हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ। सर दिग्विजय सिंह और शिवराज की तुलना तो कर सकते हैं। दिग्विजय सिंह के बारे में आप एक बात देखिए, दिग्विजय सिंह का जो दूसरा दौर था, जिसमें उन्होंने जिला सरकार वाला प्रयोग किया था, विकेंद्रीकरण वाला, लेकिन चूंकि उनका कैडर उसके साथ नहीं था, एक बात, और दूसरी बात, उनके जो समकक्ष नेता थे दिल्ली में और यहाँ, उनने तय कर रखा था तीसरी बार इस आदमी को मुख्यमंत्री नहीं बनना है। तो असहयोग में एक बात और जोड़ूंगा सर। देखिए, असल में क्या है, समय कम है, थोड़ा जल्दी राजनीतिज्ञ का माइंड सेट होता है। अगर वो ये ओपनली कहते थे कि मैनेजमेंट से मैं चुनाव जीत सकता हूं, वो कभी भी अब चुनाव आने में मुझे सवर्णों के नहीं चाहिए, मुझे कर्मचारी को नहीं, माने एक वो गणित से चुनाव जीतना चाहते थे, और गणित राजनीति में नहीं हुआ। राजनीति में सर एक सवाल और आता है, लंबी चर्चा हो रही है, थोड़ा समय का अभाव है। कांग्रेस कमबैक क्या कर सकती है, या किसी तीसरे दल की एंट्री मध्य प्रदेश में अब हो सकती है? क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत कुछ अलग रहा है सर। इस मध्य प्रदेश में राजनीति का ध्रुवीकरण कांग्रेस और भाजपा के बीच हो गया। ये बहुत लंबी 67 से शुरू हुई थी ये प्रक्रिया। अब जो स्थिति है, अब लेकिन एक तो यहाँ तीसरे मोर्चे की, तीसरे दल की कोई गुंजाइश अभी दिखती, तत्काल नहीं दिखती है। आगे परिस्थितियां कोई बना दे तो बना दे, लेकिन जिस तरह कांग्रेस का नेतृत्व और उस पर उसके ही कार्यकर्ता का अविश्वास है, उसके कारण कांग्रेस मैदान में जाके अपोजिशन की भूमिका नहीं निभा पा रही है, और अपोजिशन की भूमिका जब तक नहीं निभा पाएगी तब तक जनता उसे भरोसा नहीं करेगी। सर ये जो चेहरे हैं, कमलनाथ, सिंधिया, सुरेश पचौरी, इन्हीं पर ही अभी कोई पूरा दारोमदार है, या फिर कुछ नया कांग्रेस में देखने को मिल सकता है? देखिए, मैं चुनाव और राजनीति का विद्यार्थी हूँ, और चूंकि इसी पर काम करता हूँ, तो बहुत आसान है यदि कांग्रेस रिवाइव करना चाहे। बुनियादी रूप से मुझे लगता है कि कांग्रेस खुद नहीं चाहती कि कांग्रेस पार्टी रिवाइव हो, क्योंकि उनके तमाम जो नेता हैं वो सेटल्ड हैं, खुश हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए वो नहीं। आप मध्य प्रदेश के हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि क्या आपकी कर्मभूमि मध्य प्रदेश है। आप सिंधिया की बात करें या कमलनाथ की बात करें, वो ठीक है, मध्य प्रदेश से को बिलोंग करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की कर्मभूमि कभी नहीं रही। आप पहले देखें श्यामाचरण और विद्याचरण जी ने हमेशा दिल्ली की राजनीति की,
और श्यामाचरण जी ने हमेशा स्टेट की राजनीति। कांग्रेस में अभी यदि आप विद्याचरण जी को कहते कि आप आइए और कांग्रेस को रिवाइव कीजिए, वो कभी नहीं कर पाते। वो दिल्ली की राजनीति करने वाले लोग हैं। अब कांग्रेस को चाहिए जो मध्य प्रदेश की जितनी कर्मभूमि है उस नेता को कमान दें, तो जमीन से जुड़ा हो, जैसे शिवराज। मध्य प्रदेश जमीन तो दिल्ली में जमीन है, हाँ, मध्य प्रदेश आसमान थोड़ी है, तो जमीन जुड़ी हो, मतलब उसका कारोबार से रिश्ता ना हो या चुनावी रिश्ता ना हो। नहीं, आप उसको जो है उसे मत, ये जमीन क्या होता है, ये मतलब किस तरह का नेता होना चाहिए? जिसकी राजनीति मध्य प्रदेश की हो, हाँ, वही मध्य प्रदेश में कांग्रेस को रिवाइव कर सकता है। जिसने मध्य प्रदेश की राजनीति ही नहीं की है, वो दिल्ली से आकर यहाँ कांग्रेस को कभी बड़ा सवाल खड़ा किया सर कि कहने को राष्ट्रीय नेता कहे जाते हैं, कमलनाथ हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, पचौरी हो, लेकिन ये लगातार मध्य प्रदेश से दूर रहते हैं, राष्ट्रीय अखबारों की तरह हैं। हाँ, तो यही मैं कहने वाला था। तो जैसा मैंने कहा था, राष्ट्रीय अखबारों की तरह हैं, जिनका की ग्लैमर बहुत है, मगर जिनको वास्तव जिसे तुम जमीन, मैंने आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, राष्ट्रीय नेता नहीं है, हैं? इनकी जमीन धसक चुकी है। भाई ये केवल पतंगे भी तो बहुत खूबसूरत उड़ा करती हैं अपने यहाँ, और उस पर भी बड़े बड़े चेहरे सुंदर लगा दिए जाते हैं। तो इनका अपना लोक में कोई प्रभाव, कोई महत्व नहीं है। लोक में कांग्रेस और कांग्रेस के पतन का यही कारण रहा कि उसने लोक में जो जुड़ाव होना चाहिए था वो उसका नहीं हुआ। आज शिवराज सिंह के आप बार बार नाम ले रहे थे। शिवराज सिंह इसलिए लोगों में एकदम अपने से लगने लगता है क्योंकि वो आम आदमी की तरह रहता है, खास होकर भी आम है, खास होकर के आम है, और जो उसकी ये प्रवृत्ति है ये लोगों को बहुत आकर्षित करती है। सर दो महत्वपूर्ण सवाल रह रहे हैं। एक, विधानसभा में सर बहुत समय सीमित होता है जितना संवैधानिक तौर पर है, लेकिन उससे पहले भी सदन समाप्त हो जाता है। ये स्थिति क्यों निर्मित हो रही है? ये केवल समस्या मध्य प्रदेश की नहीं है जी, ये पूरे देश में है। लोकसभा और राज्यसभा में यही हो रहा है, अलग अलग राज्यों में यही हो रहा है। उसकी वजह यह है कि अब मुझे लगता है कि संसदीय जो संस्थाएं हैं, विधानसभा और विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, इनकी पूरी कार्यप्रणाली को रीडिफाइन करने की जरूरत है। ये पूरी जो कार्यप्रणाली इनकी बनी हुई है वो 50-60 साल पहले की है। तब की जरूरतों के लिहाज से ठीक था। आज की जरूरतों के लिहाज से यदि इसमें आमूल परिवर्तन नहीं करते हैं तो फिर धीरे धीरे इन संस्थाओं की प्रासंगिकता खत्म होती जाएगी। ये केवल तकनीकी संस्था बन जाएगी बजट पास कराने या किसी ऑर्डिनेंस को पास कराने के लिए। इस प्रक्रिया और परंपरा के विनाश में मीडिया की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि न्यूसेंस यदि होता है, हंगामा होता है, हुल्लड़ होती है, तो ही मीडिया के लिए कवरेज का विषय बनती है। और अब टीवी भी और दिखा रहे हैं। नहीं, अब तो हंगामे के लिए भी विधानसभा नहीं लगती। मतलब विधानसभा तो होती ही नहीं है। बाकी वहाँ सार्थक विमर्श का, सार्थक बहस का मंच वो नहीं रह गई है। एक बात, एक और है बड़ी समस्या। वो समस्या एक कार्यकर्ता, मान लीजिए 2500 साल तक वो आदमी बहुत मेहनत से, निष्ठा से अपनी पार्टी के क्षेत्र में करे, समाज से उसका जुड़ाव हो जाए और ये तय हो जाए कि ये आदमी है जो जीत सकता है, संभावना है। लेकिन यदि वो, जैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस गिरोह है, अलग अलग लोग कबीले बन गए हैं जो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते हैं, और उस कबीले का आदमी यदि यहाँ का मुखिया बन के बैठ गया तो अच्छे कार्यकर्ता को चौपट कर देगा। तो अच्छे कार्यकर्ता बनने की प्रक्रिया बंद हो गई। हमारे यहाँ पहले चुनाव होते थे महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में, ये नर्सरी हुआ, स्टूडेंट पॉलिटिक्स हमारे यहाँ बंद हो गए। कई नेता आज हैं राष्ट्रीय चित्र पर। तुम जो संसद और विधानसभा की बात कर रहे हो, गांव में तुम भी खेल खेलते होगे, तो जब कोई एक पक्ष बहुत कमजोर होता है तो वो ना खेलने देता है, खेलेंगे खेल मिटाएंगे, खेल बिगाड़ देता है। अगर हम खेल बिगाड़ने का काम है। आजकल क्या है कि जो भी कमजोर पक्ष है, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे आपके मध्य प्रदेश विधानसभा में हो, खेल बिगाड़ने की भूमिका निभा रहा है। एक तो ये बात है, और दूसरा, जैसा अभी कहा था हमारे गिरिजा शंकर जी ने, एक बात को हमें समझना पड़ेगा। उस संस्कार की बात होती है जो हम संसद से, अन्य स्थानों से प्राप्त करते हैं। जी, और वो ये होती है कि हमारा संस्कार क्या होता है। आपको याद होगा महात्मा गांधी ने एक बड़ी कटु टिप्पणी की थी। उन्होंने ये कहा था कि अगर हम ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को अपनाएंगे तो हम अपने यहाँ की संसद को वेश्यालय बना देंगे। इससे कठोर बात और कोई नहीं की जा सकती। और जो वेश्यालय में दृश्य हो सकते हैं वो आज इतने सालों बाद हमें सब जगह देखने। सर एक सवाल और छूट रहा है। जनाधार, पहले कहा जाता था कि जनाधार वाले नेता हैं, क्या इस दौर में प्रबंधन हावी हो गया है? मीडिया में तो आपने बताई है, लेकिन राजनीति में जो प्रबंधन हावी है वो किस तौर पे देखते हैं? इसलिए कि अब जो है ये बाजार का युग है, और बाजार के युग में प्रबंधन हावी होता है हमेशा। आपका जनाधार, आपकी गुणवत्ता, ऐसा कोई बहुत मतलब नहीं होता।
नेहरू जी के ज़माने में ये पॉलिटिक्स देखिए तो पूरे नेताओं का दो श्रेणी होती थी। एक प्रबंधन वाले जो पर्दे के पीछे होते थे, जिन्हें काम गाड़ी पहुंचाना, घोड़े पहुंचाना, व्यवस्था करना, तमाम चीज़ें, और जनाधार वाले नेता जो हैं उनके पास मैनेजमेंट का कोई काम नहीं होता था। अब ये हो गया है कि चूंकि मैनेजर हावी हो गए हैं तो हर पार्टी में, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई और पार्टी हो, जो मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं वही राजनीति को गवर्न कर रहे हैं। जनाधार वाले, हालांकि जनाधार वालों को बिल्कुल नकारा गया हो ऐसा नहीं है, नकारा नहीं जा सकते। शिवराज सिंह उसके उदाहरण है या दिग्विजय सिंह उदाहरण उनके हैं कि वो मैनेजमेंट वालों हावी होते हैं, लेकिन पूरी की पूरी राजनीति को गवर्न करने का काम मैनेजमेंट के लोग कर रहे हैं। एक और सर कुछ कहना चाहते हैं सर, कुछ बात एक और बहुत महत्वपूर्ण 67 में जब राजनीति का पतन शुरू हुआ, चुनावी राजनीति का पतन हुआ, तो अपराधियों की भी सेवाएं ले जाने लगी। कुछ दिनों में उन्हें समझ लिया कि हम इनके लिए क्यों काम करें, हम खुद ही क्यों नहीं नेता बन जाए, तो वो नेता बन गए। अपराधी भी राजनीति में सवाल हो सर एक राजनीति में भी मैनेजमेंट हावी है, पत्रकारिता में। सर एक अंतिम सवाल, बहुत सटीक और छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा। आपकी अपनी जिंदगी का कोई टर्निंग पॉइंट या इस मध्य प्रदेश का जो इसकी दशा और दिशा बदल सकता था, चाहे वो आपकी हो या मध्य प्रदेश, छोटी छोटी टिप्पणी सर। पॉइंट तो हम लोगों के पत्रकार के और लेखक के रूप में उसमें कुछ होता नहीं है, वो तो एक निरंतर प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में अपना अपना योगदान मध्य प्रदेश के लिए सर कोई ऐसा समय आया हो? नहीं, अब ऐसे समय में क्या है, माने हर व्यक्ति अपने दृष्टि से सोचता है। आपकी दृष्टि क्या सर? नहीं, मेरी दृष्टि है कि मैं जो भी रचनात्मक या अपना योगदान दे सकता हूं मध्य प्रदेश में वो मैंने दिया। मध्य प्रदेश के लिए टर्निंग पॉइंट करने का भ्रम में कोई नहीं पालता, किसी पत्रकार को नहीं पालना चाहिए कि हमारे लिखने से या हमारे कहने से कोई हम दुनिया को नहीं। मैं ये जानना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश का कोई ऐसा समय था, नेतृत्व तो बदल दिया गया हो या कोई और होता तो दिशा कुछ और होती, जैसा कि आदरणीय गिरजाशंकर जी कह रहे थे, श्यामाचरण जी को अगर पूरे 5 साल मिले होते तो शायद कुछ और होता, ऐसा कोई समय? हम मनुष्य के देखिए ऐसा है कि अब यूँ समय मिलने को तो अलग अलग प्रकार की बातें होती हैं। हम कोई गारंटी से नहीं कह सकते कि कौन व्यक्ति कब तक क्या काम कर रहा है, और अगर ऐसा करता रहा तो वो और अच्छा ही कर पाए। मैं इस बात को थोड़ा सा आपसे इस तरह से अतीत से सीख लेते हुए वर्तमान में कुछ भविष्य के सपने जो संजोए जा सकते हैं, वो कोई ऐसा समय था कि बेहतर हो सकता था? देखिए, 2 चीजें हुई। एक तो ग्रामीण सचिवालय का आपने जिक्र किया, यदि वो प्रक्रिया रहती तो गांव ज्यादा उससे होते। जैसे हमारे यहाँ एक बहुत विचित्र सा उन्होंने उसको दूसरे रूप में जो जिला सरकार के रूप में कोशिश, दूसरा वो जिला सरकार वाला मुद्दा रहा। इनमें जनता विकेंद्रीकरण की ओर आपका इशारा होना चाहिए था, सक्रिय भागीदारी, वो हमारे हम लोग पैदा नहीं कर पाए। उसमें मीडिया ने भी अपनी भूमिका, जन चेतना जिसे कहते हैं, हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी है। चलिए सर, आपकी टिप्पणी चाहूंगा। बिल्कुल। टर्निंग पॉइंट यदि मध्य प्रदेश के लिए देखता हूं तो पहला टर्निंग पॉइंट तो रविशंकर शुक्ला का निधन, राज्य बनने के 2 महीने के तुरंत। दूसरा टर्निंग पॉइंट जो असफल रहा, संविद का बनना। संविद यदि बहुत बढ़िया काम करती तो एक ऑल्टरनेटिव राजनीति हमको देखने को मिलती और एक ऑल्टरनेटिव सरकार देखने को मिलती। दुर्भाग्य से वो टर्निंग पॉइंट भी फ्लॉप। माने जो ध्रुवीकरण है कांग्रेस और बीजेपी का, कुछ और संभावनाएं दिखती? नहीं, कांग्रेस से अलग कोई सरकार भी हो सकती है जो बेहतर हो सकती है, ये विकल्प उनके सामने होता, वो और आपके नहीं बन पाया। और आपकी अपनी जिंदगी में कोई टर्निंग पॉइंट सर? मेरी जिंदगी में तो रोज टर्निंग पॉइंट है, हर दिन नया है, हर दिन खुशहाली है और हर दिन उत्साह भरा हुआ है। चलिए, IND 24 के विशेष कार्यक्रम सवाल दर सवाल में ये थे मध्य प्रदेश के 3 दिग्गज जिनका सीधा नाता पत्रकारिता से है। आदरणीय गिरजाशंकर जी, महेश श्रीवास्तव जी और आदरणीय विजय दत्त श्रीधर जी। तीनों ने मध्य प्रदेश और पत्रकारिता पर अपनी बात रखी है। सार ये है कि बहुत कुछ आगे भी किया जा सकता है यदि अतीत से सीख लेते हुए बढ़ते हैं और राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश दूसरे राज्यों की तुलना में अलग खड़ा दिखाई दे सकता है। IND 24 के लिए राकेश अग्निहोत्री।